Hello friends, welcome to the Quantum Mechanics lecture series. Today we will take lecture 2 on the black body radiation. हमारे क्वांटम मैकेनिक्स के पहले लेक्चर में हमने क्लासिकल फिजिक्स का एक ब्रीफ रिव्यू लिया था, जिसमें हमने क्लासिकल फिजिक्स की अलग अलग ब्रांचेज जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स और थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात की थी और उनके डिफरेंट लॉज देखे थे, उनके फील्ड ऑफ स्टडीज़ को हमने पढ़ा था। आज हम थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पर बात करेंगे। तो इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती हैं, इन बॉडीज़ को ब्लैक बॉडीज़ क्यों कहा जाता है, ये क्वांटम मैकेनिक्स में क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सभी हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर को इंटरेक्टिव बनाए रखने के लिए मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन शामिल किया है, जिसमें मैं आपकी तरफ से क्वेश्चन पूछूंगा और आपकी तरफ से ही मैं उसका जवाब दूंगा, ताकि आपको ये सेशन लाइव जैसा दिखे, एक लाइव क्लास जैसा दिखे। तो हम बात करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन की कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होते हैं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस आर द थर्मल रेडिएशंस, तापीय विकिरण होते हैं। अब आप सवाल पूछेंगे कि ये तापीय विकिरण क्या है, तो इस लेक्चर के प्रारंभ में हम यही बात करते हैं कि थर्मल रेडिएशंस क्या होते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस आर थर्मल रेडिएशंस, जिन्हें हम हिंदी में तापीय विकिरण बोलते हैं। तो सवाल ये आता है कि थर्मल रेडिएशंस क्या होते हैं। रेडिएशंस emitted out by a body due to its oven temperature is known as thermal radiations. तो बॉडी खुद के ताप की वजह से जो भी रेडिएशंस एमिट करती हैं उन्हीं को थर्मल रेडिएशंस कहते हैं। और ये जो हमारे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं वो थर्मल रेडिएशन का एक स्पेशल पार्ट है। तो थर्मल रेडिएशंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जिसे प्रोवोस्ट ने 1792 में दिया था। पहले उसकी बात करते हैं। ये लॉ क्या कहता है कि थर्मल रेडिएशंस बॉडी कब एमिट करती है, तो कहता है कि all bodies emit thermal radiations on all temperatures। प्रत्येक बॉडी प्रत्येक तापमान पर जो तापीय विकिरणों का उत्सर्जन करती है। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या अभी आप जिस कमरे में बैठे मेरा वीडियो देख रहे हैं, क्या आप थर्मल रेडिएशंस एमिट कर रहे हैं? क्या मैं अभी थर्मल रेडिएशंस एमिट कर रहा हूं? तो प्रोवोस्ट के नियम के अनुसार सभी बॉडी सभी तापमान पर विकिरणों का उत्सर्जन करती है। तो इसका उत्तर क्या है? हाँ, बिल्कुल, आप अभी थर्मल रेडिएशन एमिट कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ। और केवल आप और मैं नहीं,
आपके कमरे में और मेरे कमरे में जो सारी चीज़ें हैं, सारी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सब थर्मल रेडिएशंस को एमिट कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर वो थर्मल रेडिएशंस हमें दिखाई क्यों नहीं दे रही हैं, तो फिर दिखाई क्यों नहीं दे रही? तो इसके पीछे का उत्तर यह है कि नॉर्मल टेम्परेचर्स पे जो थर्मल रेडिएशंस कोई भी बॉडी एमिट करती है, उसका मुख्य भाग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो लगभग 9500 या 9550 एंगस्ट्रॉम के लगभग होता है। कितना होता है? 9550 एंगस्ट्रॉम। नॉर्मल टेम्परेचर्स पे, ठीक है, एट नॉर्मल टेम्परेचर। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो थर्मल रेडिएशन उत्सर्जित हो रहे हैं, उसमें मुख्य जो योगदान है वो 9500 एंगस्ट्रॉम वाली रेडिएशंस का है। और ये रेडिएशंस जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा के किस रीजन से संबंधित होती हैं? ये फार इंफ्रारेड रीजन से संबंधित होती हैं। अवरक्त क्षेत्र, इंफ्रारेड क्षेत्र से संबंधित होती हैं। और हमारी आईज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा के किस रीजन के लिए सेंसिटिविटी दिखाती हैं? तो उसका जो है विजिबल रीजन बोलते हैं उसको। और विजिबल रीजन का मोटा मोटी तौर पर रफली जो वेवलेंथ होता है वो होता है 4000 से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम तक। और ये कौन सा पार्ट है? विजिबल पार्ट है। और हम जो है वो केवल इस रेडिएशंस को ही आंखों से देख पाते हैं। तो जो ये थर्मल रेडिएशंस नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर निकलती है वो किस रीजन में लाई कर रही है? इंफ्रारेड रीजन में लाई कर रही है। अभी आप और मैं जो थर्मल रेडिएशंस एमिट कर रहे हैं वो इंफ्रारेड रीजन में है, और इंफ्रारेड रीजन हमें नंगी आंखों से, नेकेड आइज से दिखाई नहीं देता। हमारी आंखें केवल 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच की रीजन को देखने के लिए ही सेंसिटिव हैं, जिसे हम स्पेक्ट्रम के भाग को विजिबल रीजन कहते हैं। अब यदि हम बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हमारा टेम्परेचर तो हम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन यदि किसी दूसरी बॉडी कोई हमारे पास है और उसका हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो क्या देखते हैं कि रूम टेम्परेचर से बढ़ते बढ़ते यदि आप उसका टेम्परेचर 1100 डिग्री केल्विन पे ले जाते हैं, तो उस बॉडी से कुछ ब्लूइश कलर, कुछ लाल, डल लाल कलर आना शुरू होता है। और यदि आप टेम्परेचर और बढ़ाते हैं और टेम्परेचर लगभग 3000 केल्विन तक ले जाते हैं, तो जो बॉडी है वो ब्लूइश वाइट दिखाई देनी शुरू होती है। इसका एक फिजिकल एग्जांपल कई लोगों ने आप में से देखा होगा कि जब लोहार कोई आयरन के रोड को आग में गर्म करता है, तो पहले रोड मान लीजिए कि काली है, जो उसका कलर है वैसा दिखाई देता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, नॉर्मल रूम टेम्परेचर या जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उससे, तो धीरे धीरे जो टेम्परेचर आएगा उस आयरन रोड का वो कैसा होगा? डल रेड। और यदि वो उस लोहार उसमें लगातार उसको गर्म करता रहेगा आयरन रोड को, तो धीरे धीरे वो कैसे दिखाई देनी शुरू होगी? ब्लूइश वाइट। तो एक चीज तो यहां से तय है कि यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो जो आपकी वेवलेंथ है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। तो टेम्परेचर और वेवलेंथ में एक संबंध है, उसको हम आगे बात करेंगे कि उसे क्या बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। A body which absorbs all the radiations incident on its surface irrespective of its frequency
और वेवलेंथ और एंगल ऑफ इंसिडेंस। A body that absorbs all the radiations incident on its surface irrespective of frequency, oblique wavelength of radiation and angle of incidence। यानी कि ये ब्लैक बॉडी एक ऐसी खास बॉडी होती है, एक ऐसी स्पेसिफिक बॉडी होती है जिस पर जो भी रेडिएशंस गिरेगा, चाहे उसका एंगल कुछ भी हो, चाहे उन रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कुछ भी हो, एक बार यदि उस बॉडी पर गिर गया तो उस बॉडी से वापस न तो रिफ्लेक्ट होगा न ट्रांसमिट होगा, क्या होगा, पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहां पर एक जनरल कंडीशन लेते हैं, इससे थोड़ा सा बाहर हटके, कि यदि कोई रेडिएशंस किसी नॉर्मल बॉडी पर इंसिडेंट होती है तो क्या क्या फिजिकल घटनाएं हो सकती है। यदि कोई रेडिएशन जो है वो किसी एक बॉडी पे, मान लीजिए कि क्यूबिकल कोई बॉडी है उस पर एमिट हुई है, तो अब यहाँ से आप क्या क्या फिजिकल घटनाओं को एक्सपेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो सकता है कि रेडिएशन जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाए, बॉडी के सरफेस से टकराएं और रिफ्लेक्ट हो जाएं। तो ये रिफ्लेक्ट, ये यहाँ से मान लीजिए कि टकराई और वापस अलग अलग दिशाओं में यहाँ से जा सकती है। दूसरा क्या हो जाए कि वो उस बॉडी से एब्जॉर्ब हो जाए, और तीसरा क्या हो सकता है कि वो उस बॉडी से ट्रांसमिट हो जाए। तो ये तीन ही यहां पर कुल मतलब जो है परिस्थितियां हैं इंसिडेंट रेडिएशन। या तो रिफ्लेक्ट होगी या एब्जॉर्ब होगी किसी बॉडी से, या उस बॉडी से ट्रांसमिट हो जाएगी। तो यहां पर मैं कुछ नियम लिख रहा हूं, R प्लस A प्लस T इक्वल टू 1। ये जो R है वो एक कोफिशिएंट है जिसे मैं यहां पर बोलता हूं R अपॉन आई नॉट। A को मैं बोलता हूं कैपिटल A अपॉन आई नॉट, और T को मैं बोलता हूं कैपिटल T अपॉन आई नॉट। और इस R को मैं नाम देता हूं इसको नाम देता हूं मैं एब्जॉर्बिविटी, और इसको नाम देता हूं मैं ट्रांसमिसिविटी। तो द सम ऑफ रिफ्लेक्टिविटी, एब्जॉर्बिविटी और ट्रांसमिसिविटी ये क्या है, 1 के बराबर है। R स्मॉल r प्लस स्मॉल a प्लस स्मॉल t इक्वल टू 1। याद रखने के लिए ऐसा भी बोलते हैं रेट इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो तीनों घटनाएं हो रही हैं उनमें जो ये कोफिशिएंट्स हैं इन सब का मान क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ये कोई नॉर्मल बॉडी है, लेकिन आप ऊपर क्या देख रहे हैं, ब्लैक बॉडी। और ब्लैक बॉडी के लिए क्या होता है, टोटल एब्जॉर्प्शन, नो रिफ्लेक्शन, नो ट्रांसमिशन। इसका मतलब यदि हम यहाँ पर ब्लैक बॉडी को डिफाइन करना चाहें तो क्या लिखेंगे, कि ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिसके लिए रिफ्लेक्टिविटी क्या है, 0 है, और जिसके लिए ट्रांसमिसिविटी भी क्या है, 0 है, और एक ऐसी बॉडी जिसके लिए एब्जॉर्बिविटी क्या है, 1 है।
ये दो नियम हमने यहाँ से निकाल लिए कि ये ब्लैक बॉडी ऐसा होता है, नियमों का पालन करती है। एक और नियम है, वो है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ का नियम क्या कहता है? ये हम यहाँ पर रिगरस थर्मोडायनेमिक्स का रिव्यू ले रहे हैं, फिर हम जो है क्वांटम में जाएंगे। किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है कि गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स, अच्छे अवशोषक, अच्छे उत्सर्जक होते हैं। तो ये जो नियम है इसको मैथमेटिकल रूप में लिखते हैं ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर और स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिटिविटी का जो रेशियो होता है वो स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसके हिसाब से एट थर्मल इक्विलिब्रियम तापीय साम्य अवस्था पर ब्लैक बॉडी के लिए जो E होता है वो 1 होता है। कारण क्योंकि A का मान क्या होता है, R प्लस A प्लस T इक्वल टू 1 था, और R और T ब्लैक बॉडी के लिए 0 होते हैं, तो A का मान 1। और चूंकि A का मान 1 है तो E का मान भी, क्योंकि गुड एब्जॉर्बर्स क्या है, गुड एमिटर्स भी हैं, तो ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिविटी का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से अपने पास तीसरा जो है वो आ गया, ये आप लिख लें। ये सब जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक ब्लैक बॉडी की हैं, ठीक है। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ब्लैक बॉडी को आखिर ब्लैक बॉडी क्यों बोलते हैं? तो इस सवाल का मोटा मोटा उत्तर हमने अपने डिस्कशंस में दे दिया है। क्योंकि सामान्य तापमान पर हम किसी बॉडी को कैसे देखते हैं, सामान्य टेम्परेचर्स पे क्या होता है कि सराउंडिंग से जो भी लाइट उस बॉडी पर गिरती है, इंसिडेंट होती है, उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आता है, और हमारी आंखों में आकर हम जो विजिबल रीजन के लिए सेंसिटिविटी दिखाती है, तो हम उस बॉडी को देखते हैं। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर्स पे हम किसी बॉडी को रिफ्लेक्शन जो लाइट है उससे देखते हैं। और आपको पता है कि रूम टेम्परेचर क्या, किसी भी टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी क्या है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिखाती। तो ऐसे सामान्य तापमानों पर वो ब्लैक बॉडी हमें काली दिखाई देती है, हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, ब्लैक बॉडी। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या ब्लैक बॉडी हमेशा काली ही दिखाई देती है? तो इसका उत्तर ये है कि नहीं। हमने जो अभी डिस्कशन किया है वो केवल नॉर्मल रूम टेम्परेचर्स पे ही किया है। हमने कहा कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर्स पे ब्लैक बॉडी ब्लैक दिखाई देती है, लेकिन यदि हम ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे तो जो बॉडी खुद सेल्फ एमिशन रखती है, उसकी वजह से उसके कुछ जो रेडिएशन का पार्ट है वो विजिबल रीजन में आने लग जाएगा। तो हाई टेम्परेचर्स पे वो ब्लैक बॉडी ग्लोइंग दिखाई देगी, ब्लैक दिखाई नहीं देगी। और इसका एक एग्जाम्पल है सन। जी हाँ, सन इज द आइडियल ब्लैक बॉडी। तो दिमाग में ये कंसेप्ट नहीं रखना है कि ब्लैक बॉडी हमेशा ब्लैक दिखाई देती है। ब्लैक बॉडी सेल्फ इल्यूमिनेटिंग स्टेट्स में ग्लोइंग भी दिखाई दे सकती है। तो अब हम बात करते हैं कि हम प्रैक्टिकली एक ब्लैक बॉडी कैसे बना सकते हैं। ये जो भी हमने बात की है वो तो सब आइडियल बातें थी। अब एक प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी बनाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो प्रैक्टिकली ब्लैक बॉडी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक मेटल की कैविटी लेते हैं और ये कोई ऐसा स्पीयर है, स्पीयर के यहाँ पर एक हमने पिन होल रखा है।
पिन होल, और जो इस पिन होल का वॉल्यूम है या जो सरफेस एरिया है पिन होल का, वो इस पूरी कैविटी के सरफेस एरिया के सामने नेग्लिजिबल है, यानी कि बहुत छोटा पिन होल है। और इसकी ब्लैक बॉडी की जो इनर साइड है उसको हमने ब्लैक कोटिंग कर दी है। ये क्यों कर दी? क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो अच्छा अवशोषक होता है। तो ये हमने इसको यहाँ पर अंदर इस कैविटी के अंदर ये जो है ब्लैक कोटिंग कर दिया है। इसे पिगमेंट कोटिंग भी बोलते हैं। ओके, ये आपका एक कोई मेटल का कैविटी है। अब ये इसके अंदर कोई ब्लैक पेंट है वो कर दिया इनर सरफेस पे। अब कोई रेडिएशन यदि इस पिन होल पर इंसिडेंट होती है तो क्या होगा? वो रेडिएशन कैविटी के अंदर एंटर कर जाएगी। ऐसे ये कोई इंसिडेंट रेडिएशन है तो अंदर एंटर कर जाएगी, तो फिर क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, और ये रिफ्लेक्शन हुआ, मल्टीपल रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएंगे। ये रिफ्लेक्शन हुआ, ये रिफ्लेक्शन हुआ, फिर एक ये रिफ्लेक्शन हुआ, और ऐसे करके इवेंचुअली जो रेडिएशन इसके पिन होल के अंदर एंटर करके कैविटी में आ गई, वो कैविटी में क्या हो जाएगी? कैप्चर हो जाएगी। और इवेंचुअली क्या होगी? जो इस पूरी जो ब्लैक सरफेस है उसकी जो यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहे हैं उसके साथ साथ इंटेंसिटी कम होती जाएगी, और इवेंचुअली गेट ट्रैप्ड इनसाइड दिस एंड फाइनली कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय द इनर सरफेस ऑफ द कैविटी। तो जो बाहर एक ऑब्जर्वर बैठा है यहां पर, वो ऑब्जर्वर क्या देख रहा है? वो ऑब्जर्वर देख रहा है कि इस पिन होल के अंदर जो भी रेडिएशंस एक बार एंटर कर गई वो वापस बाहर नहीं आ रही, यानी कि कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, और टोटल क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो उस ऑब्जर्वर के लिए ये पिन होल एक ब्लैक बॉडी का काम करेगा। कई बार बच्चे ये सोच लेते हैं कि ये पूरी एक ब्लैक बॉडी है, इस पूरी कैविटी को ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ये पूरी ब्लैक बॉडी नहीं है, ये कैविटी संपूर्ण रूप से ब्लैक बॉडी नहीं है, केवल इसका ये पिन होल वाला पार्ट जो है वो एक्सटर्नल ऑब्जर्वर के लिए ब्लैक बॉडी का काम करता है। क्योंकि यदि यहाँ पर रेडिएशन इंसिडेंट हुई तो निश्चित तौर पर वो रिफ्लेक्ट भी होगी, लेकिन यहाँ कोई रेडिएशन एमिट हुई तो वो पूरी तरह से अंदर इसमें ट्रैप्ड हो जाएगी, और इवेंचुअली और फाइनली जो है वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो हम प्रैक्टिकली ब्लैक बॉडी जो है ऐसे बनाते हैं। अब क्योंकि हमने कहा कि गुड एब्जॉर्बर इज आल्सो ए गुड एमिटर, तो इस ब्लैक बॉडी को हम इस बार क्या करते हैं कि यहाँ इस ऑब्जर्वर की जगह पर इस बार हम कोई एक स्पेक्ट्रोमीटर लगा देते हैं। और इस ब्लैक बॉडी को अलग अलग तापमान पर देखते हैं। एक बार मान लीजिएगा इस पर तापमान T1 रखा, तो ये इस टेम्परेचर T1 पर कुछ रेडिएशन एमिट करेगी, और उस रेडिएशंस को हमने स्पेक्ट्रोमीटर में रिकॉर्ड कर लिया। फिर इसका टेम्परेचर बढ़ाया और क्या रखा? T2 रखा। फिर इस सेकंड स्टेज में भी हमने स्पेक्ट्रोमीटर से उसको जो है रिकॉर्ड कर लिया। फिर टेम्परेचर बढ़ाया, थर्मल इक्विलिब्रियम आने दिया, ताप साम्यावस्था तक इस बॉडी को पहुंचने दिया। फिर वापस हमने स्पेक्ट्रोमीटर से रीडिंग लिया और इसके ग्राफ बना लिए। तो इसके जो ग्राफ हैं वो कुछ ऐसे आते हैं। इसकी एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं वेवलेंथ, लैम्डा। इसकी वाई एक्सिस पे हम लेते हैं इंटेंसिटी, आई। और जो T1 टेम्परेचर पर जब ये ब्लैक बॉडी पहुंच जाएगी और थर्मल इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगी, तब उसके बाद जो इस स्पेक्ट्रोमीटर में इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा बनाते हैं। ऐसा आता है, ये प्रैक्टिकल ग्राफ है।
मतलब एक्सीडेंटली हमें ऐसा मिलता है। और जब T2 टेम्परेचर पे पहुंच जाएगी ये T1 टेम्परेचर के लिए है, ये T2 टेम्परेचर के लिए, T3 टेम्परेचर पे T4 टेम्परेचर पे और इनके जो T1 टेम्परेचर पे जो स्पेक्ट्रम आया है उसका जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला पॉइंट है उसको हमने ऐसे वर्टिकल ड्रॉ करके यहाँ पर ट्रेस किया, उसको हमने लैम्डा m1 नाम दिया है, इसको लैम्डा m2 नाम दिया, इसके 3 वाले ग्राफ के इसको लैम्डा m3 नाम दिया और इसको लैम्डा m4 नाम दिया। तो हमने बात शुरू की थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन से और ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम से, और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं कि ब्लैक बॉडी जो रेडिएशंस एमिट करती है उसको हम एक स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से रिकॉर्ड करते हैं और उसके स्पेक्ट्रम को इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ पर जब ड्रॉ करते हैं तो जो ग्राफ हमें मिलते हैं उन्हीं को ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब इस स्पेक्ट्रम की कुछ विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी? सबसे पहली जो विशेषता है इसकी कि ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम डज नॉट डिपेंड ऑन द कंस्टिट्यूएंट molecules or atoms of the black body and also on the shape and size of the black body. It only depends on the absolute temperature of the black body. इसका मतलब है कि ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम केवल और केवल ब्लैक बॉडी के तापमान T पर निर्भर करता है। इसका शेप कैसा है, इसका साइज कैसा है और ये किससे मिलकर बनी है, इस चीज पर इसका स्पेक्ट्रम डिपेंड नहीं करता। तो इसके एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि हमारे पास सपोज करिए कि 2 अलग अलग मेटल की ब्लैक बॉडीज हैं, एक मेटल दूसरा है, एक मेटल एक A1 है, एक मेटल B है। A और B मेटल की अलग अलग मेटल की ब्लैक बॉडीज हैं। इसका भी टेम्परेचर T1 रखा और इसका भी टेम्परेचर T1 रखा और हमने उनको थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद इस तरह से स्पेक्ट्रोमीटर से उनका ग्राफ ड्रॉ किया। तो एक बार ग्राफ मिलने के बाद हम ये नहीं बता सकते कि ये जो ग्राफ है वो मेटल A की ब्लैक बॉडी की वजह से है या मेटल B की ब्लैक बॉडी की वजह से है। आप समझ रहे हैं कि ये ब्लैक बॉडी का कंपोजिशन पर निर्भर नहीं करता। दूसरा जो इसका फीचर है मेन वो ये है कि आप ये देखिए कि ये ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस है, लैम्डा इक्वल टू 0 से शुरू होके और लैम्डा इक्वल टू इनफाइनाइट तक ये ग्राफ कहीं से भी ब्रेक नहीं है। अर्थात ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम आर कंटिन्यूअस इन नेचर। तीसरी विशेषता इसकी यह है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम यदि आप 0 वेवलेंथ से शुरू करते हैं तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है उनकी इंटेंसिटी बढ़ती है किसी एक टेम्परेचर पर। टेम्परेचर फिक्स कर लिया और उस फिक्स टेम्परेचर पर मान लीजिए कि हम इस T3 पर बात करते हैं, तो जैसे जैसे आप लैम्डा बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इंटेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। किसी एक पर्टिकुलर लैम्डा पर, लैम्डा M3 पर इंटेंसिटी क्या हुई, मैक्सिमम वैल्यू अटेन किया और फिर यदि आप लगातार वेवलेंथ और बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी मैक्सिमम से घटते घटते 0 की तरफ चलेगी। चौथा इसका यह नियम है कि टेम्परेचर और इस लैम्डा M3 के बीच एक स्पेसिफिक रिलेशन है जिसे हम नाम देते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। कैसे आता है ये डिस्प्लेसमेंट लॉ कि देखिए आप टेम्परेचर में क्या रिलेशन बताया हमने यहाँ पर, पहले टेम्परेचर T1 फिर बढ़ा के T2 फिर बढ़ा के T3 फिर बढ़ा के T4, यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर कौन सा है, T4, फिर T3 फिर T2 और फिर T1। और यहां से हमें दिखाई दे रहा है कि मैक्सिमम लैम्डा M कौन सा है, लैम्डा M1, फिर लैम्डा M2, फिर लैम्डा M3 और सबसे छोटा। तो आप देखिए यहां पर टेम्परेचर और लैम्डा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अर्थात लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और आप इसे कह सकते हैं लैम्डा M इंटू T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये कॉन्स्टेंट कहलाता है B, जिसे हम यहां नाम देते हैं वीन्स
कांस्टेंट, और इस लॉ को नाम देते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन का विस्थापन नियम। ओके, इसकी अगली विशेषता क्या है कि जो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी यहां पर आपको मिली है स्पेक्ट्रल एमिशन पावर ई लैम्डा, वो जो ई लैम्डा होती है उसका मैक्सिमम मान जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के 5th पावर के प्रोपोर्शनल होता है। और इसका छठा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि मान लीजिए किसी एक टेम्परेचर पे पूरे ग्राफ की बात करें तो टोटल एमिसिव पावर जो होती है वो से यदि हम ई से शो करते हैं तो ये क्या होती है, ई इज द इंटीग्रल ऑफ 0 टू इनफाइनाइट, ये लैम्डा की लिमिट्स है, लैम्डा 0 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक चलता है, ई लैम्डा और डी लैम्डा, ये स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है, ये टोटल एमिसिव पावर है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास निकल के आता है सिग्मा टी टू द पावर 4, यानी कि टोटल एमिसिव पावर इज प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ टेम्परेचर। तो ये जो नियम है वो स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम कहलाता है। तो अब हम इस नियमों को लिख लेते हैं और लिखने के बाद आप इनको उतार लीजिएगा साथ में। काटना पड़ेगा ना। तो जैसा कि अभी हमने ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, उनको मैंने यहां पर आपके लिए समराइज कर दिया है। एक एक करके उनको देखते हैं और आप साथ में चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइप्स और कंपोजिशन ऑफ द ब्लैक बॉडी। दूसरा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व इज कंटिन्यूअस इन नेचर। तीसरी प्रॉपर्टी है ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो वेवलेंथ एंड इट्स इंटेंसिटी इंक्रीजेस विद वेवलेंथ अटेन्स ए मैक्सिमम वैल्यू which is E lambda m at a particular wavelength lambda m and then starts decreasing towards the zero intensity। फोर्थ जो इसका प्रॉपर्टी है वो है कि lambda m is inversely proportional to 1/t, ये अभी हमने वहाँ पर करके देखा। तो lambda m into t is what? A constant, और ये जो कांस्टेंट है इसे हम कहते हैं वीन्स कांस्टेंट, और जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है b इक्वल टू 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। और इसका 5th जो प्रॉपर्टी है वो है कि मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिशन ई लैम्डा एम इज प्रोपोर्शनल टू द 5th पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और जो इसका 6th और लास्ट प्रॉपर्टी है वो है कि टोटल एमिसिव पावर, ये तो है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, तो टोटल एमिसिव पावर ई जो है वो क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ ई लैम्डा डी लैम्डा फ्रॉम लैम्डा इक्वल टू 0 टू लैम्डा इक्वल टू इनफाइनाइट। और इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी सिग्मा टेम्परेचर रेज टू द पावर 4। तो E इक्वल टू सिग्मा T4, ये जो है वो एक स्पेसिफिक नियम है थर्मोडायनेमिक्स का जिसे बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। और ये जो सिग्मा है वो एक कांस्टेंट है जिसे हम बोलते हैं स्टीफान्स कांस्टेंट, और सिग्मा की जो वैल्यू है वो है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। इसको याद रखने का आसान तरीका ये है कि 5, 6, 7, 8। तो आज के लिए इतना ही। आज के इस लेक्चर में हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बहुत विस्तार से बात किया। हमने ये देखा कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त किया जाता है, और ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम की क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स पर बात करने से पहले हमने पहले क्लासिकल फिजिक्स का रिव्यू लिया, फिर दूसरी बार थर्मोडायनेमिक्स में ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। तो हम कल के लेक्चर में ये देखेंगे कि ये सब काम हमने क्यों किया, आखिर क्वांटम मैकेनिक्स के इवोल्यूशन में ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम इतना महत्वपूर्ण क्यों है। थैंक यू।